पेज नंबर आप आ जाए जी डॉक्टर यूनस की बुक का, पेज नंबर 223 और लॉन्ग क्वेश्चन आता है, फेमस लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एसएन रिएक्शन। द इफेक्ट ऑफ substrate, the effect of substrate, the effect of substrate, the effect of substrate on SN reaction, the effect of substrate on SN reaction। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर सबस्ट्रेट का क्या इफेक्ट होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर सबस्ट्रेट का इफेक्ट क्या होता है। और इसमें जो पहला पैराग्राफ है इसमें हम हेडिंग SN1 के ऊपर सबसे पहले देखते हैं सबस्ट्रेट का असर क्या होता है ऑन SN1। SN1 मैकेनिज्म हमने कहा था कैसे होता है, 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है जो रिवर्सिबल आयोनाइजेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड है और उससे कार्बोकेटाइन बनता है। इससे क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। और याद रखें कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में जिसका कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही SN1 मैकेनिज्म देगा। जिसका कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही SN1 रिएक्शन देगा। और कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है टर्शियरी का। तो फिर SN1 कैटेगरी में टर्शियरी की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकेंडरी। और सेकेंडरी की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू प्राइमरी। और प्राइमरी की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी फिर एज कंपेयर टू मिथाइल, एज कंपेयर टू मिथाइल। तो मुख्तसर याद क्या रखना है कि SN1 में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है और कार्बोकेटाइन स्टेबल है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड का। तो जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल है वही SN1 के जरिए रिएक्टिविटी ज्यादा शो करेगा। तो टर्शियरी का कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम स्टेबल सेकेंडरी का, और उससे कम स्टेबल प्राइमरी का, और सबसे कम स्टेबल है मिथाइल का। तो इस एतबार से फिर सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी टर्शियरी की, उससे कम होगी सेकेंडरी की, उससे कम होगी प्राइमरी की, और उससे कम किसकी होगी, मिथाइल की होगी। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में हम डिस्कस करते हैं SN2 में। SN2 मैकेनिज्म में सबस्ट्रेट का रोल क्या होगा SN2 में। SN2 में हमने कहा था रिएक्शन कैसे चलता है, थ्रू इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट। SN2 में हमने कहा था रिएक्शन कैसे चलता है, थ्रू इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, जिसमें बॉन्ड बनता हुआ भी नजर आ रहा होता है, बॉन्ड टूटता हुआ भी नजर आ रहा होता है। ये एक ट्रांजिशन स्टेट थी। प्लेनर स्पीशी थी जिसमें 5 एटम अटैच थे। ये 3 एटम ये अटैच थे, और यहाँ पर हमारे पास लिविंग ग्रुप जो आयोडाइड हमने बनाया था, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो हमने OH बनाया था। ये एक ट्रांजिशन स्टेट थी जिसमें इस सेंट्रल एटम ने टोटल कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, इस सेंट्रल एटम ने टोटल बॉन्ड कितने बनाए हुए हैं, 5 बॉन्ड बनाए हुए हैं। और वैसे ही ये ट्रांजिशन स्टेट एक ओवर क्राउडेड स्पीशी है, इसमें क्राउडिंग ज्यादा है क्योंकि 5 ग्रुप अटैच हैं, तो ये ओवर क्राउडेड वैसे ही स्पीशी है। और इसमें भी अगर ये वाले ग्रुप बड़े बड़े हो गए, जैसा कि ये अगर कार्बन की चेन हो जाती है तो ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो जाएगी, क्योंकि ये प्राइमरी, और यहाँ पर भी अगर अल्काइल जुड़ जाता है तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी। यहाँ पर भी जुड़ जाता है तो ये क्या बन जाएगा, टर्शियरी। अगर ये बड़े बड़े H की जगह पर हम अल्काइल ग्रुप लगा देते हैं, H की जगह पर भी अल्काइल ग्रुप लगा देते हैं, इस H की जगह पर भी अल्काइल ग्रुप लगा दें,
तो ये स्पीशी और ज्यादा ओवर क्राउडेड हो जाएगी, और ओवर क्राउडिंग की वजह से ये हाईली अनस्टेबल होती जाएगी। तो इसका मतलब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में भी मिथाइल अगर होगा, जैसा कि ये हमारे पास सारा ग्रुप मिथाइल है, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में भी अगर ये मिथाइल ग्रुप होगा तो सबसे स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। तो जिसकी ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल बनेगी, रिएक्टिविटी SN2 के जरिए वही ज्यादा देगा। तो सेकेंडरी में क्राउडिंग हो जाएगी, टर्शरी में तो बहुत ज्यादा क्राउडिंग हो जाएगी, और बहुत ज्यादा क्राउडिंग जिसमें होगी वो स्पीशी नहीं बनेगी या बहुत ही कम बनेगी। तो इसका मतलब है कि SN2 रिएक्शन जो कि ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू चलता है, तो जिसकी ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो ट्रांजिशन स्टेट किसकी ज्यादा स्टेबल है? प्राइमरी की। ट्रांजिशन स्टेट किसकी ज्यादा स्टेबल है? प्राइमरी की। तो फिर रिएक्टिविटी के एतबार से फिर सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी SN2 के हवाले से किसकी होगी? मिथाइल की। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी मिथाइल, और उससे कम रिएक्टिविटी किसकी होगी? प्राइमरी की। उससे कम रिएक्टिविटी किसकी होगी? सेकेंडरी की। और सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होगी? टर्शरी। सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होगी? टर्शरी की। तो SN2 में जैसे जैसे अगर हम कहें SN2 में फिर क्राउडिंग बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और प्राइमरी में क्राउडिंग सबसे कम हो। प्राइमरी में क्राउडिंग सबसे कम होगी, क्योंकि अगर वैसे भी देखें ना, क्राउडिंग ज्यादा होगी यहां पर, अगर ये बड़े बड़े ग्रुप होंगे तो इस कार्बन तक न्यूक्लियोफाइल का पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगा। इस कार्बन तक न्यूक्लियोफाइल का पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर फर्ज करें ये बड़े बड़े ग्रुप है, ये वाला भी बड़ा सारा ग्रुप है, ये भी बड़ा सारा ग्रुप है, ये भी बड़ा सारा ग्रुप है, तो बड़े बड़े ग्रुप में फिर यहां पर पहुंचना न्यूक्लियोफाइल के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि SN2 रिएक्शन हमने कहा था दिस इज ए वन स्टेप मैकेनिज्म। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है और लिविंग ग्रुप ने जाना है। तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है बैक साइड से, तो अगर उस कार्बन जहां अटैक होना है वहां उसके साथ बीटा कार्बन ज्यादा है, मतलब बीटा कार्बन है फिर बीटा के साथ हाइड्रोजन है, तो बहुत ज्यादा क्राउडिंग है, तो न्यूक्लियोफाइल का पहुंचना वहां मुश्किल होता जाएगा। इसलिए SN2 रिएक्शन हम कहते हैं ज्यादा फेवरेबल है प्राइमरी सबस्ट्रेट के लिए और लेस फेवरेबल है टर्शरी सबस्ट्रेट के लिए। तो टर्शरी सबस्ट्रेट कहता है वो तो कभी कभार ही SN2 मैकेनिज्म देगा, टर्शरी जो है वो कभी कभार ही मैकेनिज्म देगा। इवन कहते हैं नियोपेंटाइल हैलाइड व्हिच आर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड रिएक्ट टू स्लोली। इवन क्राउडिंग का कहता है ये आलम है कि ये जो नियोपेंटाइल है, कौन सी चीज है? नियोपेंटाइल, हालांकि ये प्राइमरी है, नियोपेंटाइल हालांकि ये प्राइमरी है, तो ये नियोपेंटाइल ग्रुप ये CH2 और ये प्राइमरी कार्बन और इसके साथ Br। कहता हालांकि ये प्राइमरी है क्योंकि Br जिस कार्बन से जुड़ी है वो कार्बन बराह रास्त सिर्फ एक के साथ जुड़ी है, लेकिन चूंकि ये बड़े बड़े ग्रुप में, ये कौन से हैं? बीटा मिथाइल ग्रुप में। ये कौन से हैं? बीटा, क्योंकि ये कार्बन अल्फा है, ये कार्बन अल्फा है, तो ये बीटा, और बीटा के साथ जुड़े ग्रुप इनको हम कह सकते हैं बीटा मिथाइल ग्रुप, बीटा मिथाइल ग्रुप। तो इनकी वजह से न्यूक्लियोफाइल का यहाँ अप्रोच करना, यहाँ न्यूक्लियोफाइल ने हालांकि अप्रोच यहाँ करना है, लेकिन चूंकि ये भी स्पेस में इंटरेक्शन शो करेंगे तो इसकी वजह से यहाँ पर भी न्यूक्लियोफाइल का पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और ये हिंड्रेंस पेश करेंगे ये बीटा मिथाइल ग्रुप। तो इवन प्राइमरी होने के बावजूद ये बहुत ही स्लो रिएक्शन देगा, इवन प्राइमरी होने के बावजूद ये बहुत ही स्लो रिएक्शन देगा। अब उसके बाद चलते हैं तीसरे पैराग्राफ की तरफ, और तीसरा पैराग्राफ है हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के क्या देंगे। डिसाइड हो गया कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड SN2 मैकेनिज्म देंगे और जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है वो SN1 मैकेनिज्म देंगे। अब आ गई बात हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की। अब बात किसकी आ गई? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की। अब सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जो है वो SN1 के जरिए भी और SN2 के जरिए भी रिएक्शन दे सकते हैं। डिपेंड करेगा रिएक्शन कंडीशन पर, डिपेंड करेगा रिएक्शन कंडीशन पर, लेकिन याद रखें ज्यादातर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड SN2 मैकेनिज्म देते हैं। ज्यादातर अल्काइल हैलाइड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड क्या देते हैं? SN2 मैकेनिज्म देते हैं, लेकिन अगेन डिपेंड करेगा कंडीशन पर। ज़ाहिर सॉल्वेंट का असर होगा, लीविंग ग्रुप का असर होगा,
और इसके अलावा न्यूक्लियोफाइल का असर होगा, कंडीशंस टेम्परेचर प्रेशर का होगा, तो उस पर डिपेंड करेगा SN1 करना या SN2। लेकिन ज्यादातर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कौन सा देते हैं, SN2 मैकेनिज्म के तहत ही सब्स्टिट्यूशन करते हैं। फिर आगे इसी में बात करता है, कहता है कि रिएक्शन कंडीशंस अगर सूटेबल ना हुई SN1 के लिए या इवन SN2 के लिए, तो याद रखें SN1 हो या SN2 हो तो उसके साथ साथ एलिमिनेशन भी हो सकती है। जैसा कि हमने कल शुरू में बताया था कि जैसा कि देखें ये हमारे पास इथाइल क्लोराइड हो और यहाँ KOH हम यूज करें, तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट चेंज करने से एलिमिनेशन हो जाती है। अगर एक्वस हो तो सब्स्टिट्यूशन होती है, इस क्लोरीन की जगह पर OH आ जाता है, तो ये सब्स्टिट्यूशन होती है। अगर पानी मौजूद हो तो ये क्या हो जाती है, सब्स्टिट्यूशन। लेकिन देखें असर इतना होता है कि अगर एक्वस पानी की बजाय अल्कोहल यूज हो जाए तो फिर ये सब्स्टिट्यूशन की बजाय एलिमिनेशन होती है। यहां से क्लोरीन रिमूव होती है, अल्फा से क्लोरीन रिमूव होती है, तो बीटा से हाइड्रोजन रिमूव होती है। अगर ये अल्कोहलिक यूज कर लिया जाए, एक्वस की बजाय शराब यूज कर दी, यानी पोलैरिटी चेंज हो जाए, तो यहां से क्लोरीन और यहां से क्या रिमूव होगी, H, और अल्फा और बीटा के दरमियान डबल बॉन्ड होएगा, मतलब इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन। प्लस KCl और प्लस वाटर बनेगा, प्लस क्या बनेगा, वाटर। तो इसी तरह से कहता है कि SN1 में खास तौर पर जब कंडीशन बदलेंगी, कंडीशन फेवरेबल नहीं होंगी SN1 के लिए, तो एलिमिनेशन होना शुरू हो जाएगी। और इसी तरह से SN2 का रिएक्शन भी स्लो डाउन हो जाता है स्ट्रक्चरल इफेक्ट की वजह से रिएक्शन। और याद रखें कि SN2 में भी ऐसे ही है कि अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो साथ साथ एलिमिनेशन भी होना शुरू हो जाएगी। और एक बात ध्यान में रखनी है कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों ही हो रही होती हैं, बस हमने ये देखना है कि सब्स्टिट्यूशन ज्यादा हो रही है या एलिमिनेशन ज्यादा हो रही है, वरना दोनों काम बैक वक्त हो रहे होते हैं। उसके बाद चौथा पैराग्राफ कहता है जी, कंपैरिजन हम कहें रेट कांस्टेंट का SN1 रिएक्शन के लिए, SN1 रिएक्शन का अगर हम कंपैरिजन करें SN1, तो टर्शरी के लिए इसका रेट जो है वो 10⁶ टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू प्राइमरी। यानी SN1 में अगर हम अल्काइल हैलाइड प्राइमरी से उसको किस में बदल देते हैं, टर्शरी में, प्राइमरी से किस में बदल देते हैं, टर्शरी, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना इंक्रीज करता है, 10⁶ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है। और इसी तरह SN2 रिएक्शन कैसे इंक्रीज करेगा, कि जब हम चेंज करेंगे, जब हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। SN2 कैसे होगा कि जब हम टर्शरी से मजीद बल्कि से हम प्राइमरी की तरफ जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये रेट कांस्टेंट कुछ अगर आप देखें पेज नंबर 224 पे कुछ रेट कांस्टेंट दिए हुए हैं 224 पे, और इसमें आप देखें कि अगर R हमारा मिथाइल है तो जाहिर है SN1 हमारा कम होगा और SN2 जो है वो 30 टाइम ज्यादा होगा, यानी 30 गुना ज्यादा होगा। यानी अगर मिथाइल है, प्राइमरी में भी मिथाइल है, प्राइमरी में कौन सा है, मिथाइल। पहले आप ग्रुप को लिख सकते हैं, ये ग्रुप कौन सा हमारे पास, मिथाइल ग्रुप है, CH3 मिथाइल ग्रुप है। तो SN1 अगर 1 एक और SN2, हाँ जी SN2, हाँ जी क्या करें जी, हम यूज कर लेते हैं R, और यहाँ पर SN1 का टेबल है और यहाँ किस चीज के कांस्टेंट है, SN2 के। तो क्या है जी, अगर हम R मिथाइल यूज कर लेते हैं तो ये अगर 1% जाहिर है मिथाइल से, तो SN1 नहीं होगा और SN2 ज्यादा होगा, और कितना होगा ये 30 गुना ज्यादा होने के चांसेस हैं। और प्राइमरी में अगर फर्ज करें छोटा सा प्राइमरी है हमारे पास इथाइल, तो SN के होने के फिर चांस कम है, SN1 के और SN2 के भी चांस कितने हैं, वो भी 1 नहीं है। हालांकि ये प्राइमरी है लेकिन थोड़ा सा बल्कि होने की वजह से। और इसी तरह से आइसोप्रोपाइल अगर हम यूज कर लेते हैं, क्या यूज कर लेते हैं, आइसोप्रोपाइल, इस ग्रुप का नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल। अगर आइसोप्रोपाइल चूंकि सेकेंडरी है, आइसोप्रोपाइल चूंकि सेकेंडरी ग्रुप है और कहता है इसके 12% चांस SN1 के और SN2 के, ज़रा उसने जो कंडीशन यूज की है ना उसके मुताबिक हम ये डिस्कस करते जा रहे हैं।
इसी तरह से टर्शरी अगर है हमारे पास, तो टर्शरी तो SN1 ही ज्यादातर देगा। ये टर्शरी ब्यूटाइल है, ग्रुप का नाम टर्शरी ब्यूटाइल, और इसके चांस कितने हमारे पास 12 लाख गुना क्या है, इसके चांसेस ज्यादा है, और ये SN2 होने के चांसेस नहीं है। और इसी तरह नियोपेंटाइल है तो SN2 होने के चांसेस है। ये आखिरी ग्रुप कौन सा है, नियोपेंटाइल। आखिरी ग्रुप कौन सा है, नियोपेंटाइल ग्रुप। तो अगर नियोपेंटाइल ग्रुप है तो इसके होने के चांसेस मालूम नहीं है, लेकिन इसके होने के चांसेस हैं जितने भी हैं 0.001% है। तो ये था हमारे पास इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट। इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट SN1 में हमने कहा सबस्ट्रेट का मुख्तसर कहानी क्या हुई, SN1 में चूंकि कार्बोकेटाइन बनता है तो जिसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनता है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, टर्शरी की रिएक्टिविटी ज्यादा, सेकेंडरी कम, प्राइमरी कम। और दूसरे पैराग्राफ में हमने डिस्कस किया कि SN2 में चूंकि एक ट्रांजिशन स्टेट बननी है जिसमें 5 ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं, ओवर क्राउडेड स्पीशीज है, और अगर प्राइमरी होगा और उसमें भी मिथाइल होगा तो जाहिर है जितनी क्रोडिंग है वो इतनी ज्यादा नहीं होगी, तो लिहाजा वो ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल बनेगी। लेकिन अगर मिथाइल के बजाय इथाइल और सेकेंडरी टर्शरी अल्काइल ग्रुप यूज करें तो ओवर क्राउडिंग ज्यादा होती जाएगी, तो ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होती जाएगी, जिस वजह से हम कहते हैं कि SN2 के जरिए फिर प्राइमरी सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी शो करता है, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद फिर टर्शरी की बारी आती है। और फिर हमने डिस्कस किया कि SN2 जो है वो SN1 भी कर सकता है और SN2 भी करता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। लेकिन SN रिएक्शन के साथ साथ हमने कहा एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो जाते हैं, और ये भी डिपेंड करेगा कंडीशंस पर। उसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन SN रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, the effect of nucleophile on SN reactions। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर न्यूक्लियोफाइल का क्या रोल है? तो सबसे पहले हम बात कर, अच्छा न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, सबसे पहले ये दोबारा से बात कर लें कि व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल हम कहते हैं ऐसी स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। वो नेगेटिवली चार्ज स्पीशी भी हो सकती है जैसे OH नेगेटिव है, और न्यूट्रल स्पीशी भी हो सकती है जैसा कि वाटर है, इसकी ऑक्सीजन के पास लो है। तो दिस एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करेगा ऑन इलेक्ट्रिक कार्बन। डेफिनेशन करता है एनी स्पीशी वेदर न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज दैट हैज एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन फंक्शन एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का रोल देख लेते हैं SN1 में। SN1 में न्यूक्लियोफाइल का रोल क्या है? तो SN1 में तो हमने कहा था कि न्यूक्लियोफाइल इज नॉट इन्वॉल्वड इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप ऑफ SN1 रिएक्शन। तो इट इज द सेकंड स्टेप वेयर द न्यूक्लियोफाइल कम्स इनटू द पिक्चर। SN1 में तो हमने कहा था जो फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमिनिंग स्टेप है वो आयोनाइजेशन है, तो न्यूक्लियोफाइल बाद में पिक्चर में आता है जो फिर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन के साथ मिलकर प्रोडक्ट बनाता है। तो इसका मतलब फिर SN1 रिएक्शन देयरफॉर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल। SN1 रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफाइल से असरअंदाज नहीं होगा। SN1 में न्यूक्लियोफाइल जो मर्जी हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मसलन कहता है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की हाइड्रोलिसिस करें, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की हाइड्रोलिसिस करें, अगर ब्रोमाइड की हाइड्रोलिसिस करें तो न्यूक्लियोफाइल आप चेंज भी कर दें, इसकी हाइड्रोलिसिस करें, और न्यूक्लियोफाइल फर्ज करें अगर हम पानी की बजाय अगर हम OH नेगेटिव भी यूज कर लें तो नो चेंज ऑन रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का तो कोई असर ही नहीं है। न्यूक्लियोफाइल का तो कोई असर ही नहीं है SN1 के ऊपर, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो बाद में पिक्चर में आता है, पिक्चर में बाद में आता है जब लेकिन हाइड्रोलिसिस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर आप न्यूक्लियोफाइल वाटर की बजाय हाइड्रो ऑक्साइड भी यूज कर लें, वाटर की बजाय हाइड्रो ऑक्साइड भी यूज कर लें, तो न्यूक्लियोफाइल की सेहत के ऊपर, इसकी न्यूक्लियोफाइल के चेंज करने से रिएक्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
अब हम चल लिखा था कि रेट पर डिपेंड करता है, एक अल्काइल हैलाइड पर भी डिपेंड करता है इसकी कंसंट्रेशन और दूसरा न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर भी रेट डिपेंड करता है। तो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है जिसमें दोनों मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है रेट डिटरमिनिंग स्टेप में, जिसमें न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व है जिसने पुश ऑफ करना है लिविंग ग्रुप को। न्यूक्लियोफाइल ने पुश ऑफ करना है यानी डिस्प्लेस करना है लिविंग ग्रुप को, और न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व होगा फिर रेट डिटरमिनिंग स्टेप में। तो इसलिए हम कहते हैं कि SN2 रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। मसलन हाइड्रोलिसिस है हमारे पास, हाइड्रोलाइसिस अगर हम करते हैं मतलब पानी से तोड़-फोड़ करते हैं मिथाइल ब्रोमाइड की, हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड जो एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, इसकी हाइड्रोलिसिस अगर हम करते हैं और पानी की बजाय अगर हम अच्छा न्यूक्लियोफाइल यूज कर ले, अगर पानी की बजाय हम यूज कर लेते हैं OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, तो कहता है रेट ऑफ रिएक्शन पर कितना फर्क पड़ता है, 5000 गुना ज्यादा फर्क पड़ जाता है। क्योंकि हम कहते हैं कि पानी अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, OH नेगेटिव अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। पानी अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, पानी अच्छा न्यूक्लियोफाइल है नहीं है, लेकिन OH नेगेटिव क्या है, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो इसलिए रिएक्टिविटी के ऊपर फर्क पड़ गया। OH negative is a better nucleophile than water. तो इस तरह से हमने SN1 के लिए बयान कर दिया और SN2 के लिए। SN1 के ऊपर हमने कहा न्यूक्लियोफाइल का कोई असर नहीं है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो आता ही बाद में, रेट डिटरमिनिंग स्टेप में न्यूक्लियोफाइल शामिल नहीं है। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की हाइड्रोलिसिस में न्यूक्लियोफाइल के चेंज करने से रिएक्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और SN2 में चूंकि वो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, न्यूक्लियोफाइल ने ही लिविंग ग्रुप को भगाना होता है, लिहाजा न्यूक्लियोफाइल पिक्चर में पहले ही आता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप में शामिल है, तो न्यूक्लियोफाइल के चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पर फर्क पड़ेगा। मिथाइल ब्रोमाइड की जो हाइड्रोलिसिस है ये 5000 गुना ज्यादा हो जाती है जब हम न्यूक्लियोफाइल चेंज करते हैं फ्रॉम वाटर टू हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन वाटर। अब दूसरा पैराग्राफ हम शुरू करते हैं जी, इसको आप हेडिंग दे सकती हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी। दूसरे पैराग्राफ को हेडिंग दे दें न्यूक्लियोफिलिसिटी और वर्सेस बेसिसिटी। याद रखें कि न्यूक्लियोफाइल कहते हैं उनसे, याद रखें इसी OH नेगेटिव को न्यूक्लियोफाइल हम कहेंगे, इसी को हम न्यूक्लियोफाइल कहेंगे जब ये अटैक करेगा ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। जब ये अटैक कहां करेगा, ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा, तो फिर इसका नाम क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। और इसी OH नेगेटिव को हम बेस कहेंगे, इसी को हम बेस कहेंगे जब ये अटैक करेगा ऑन प्रोटॉन। इसी को हम बेस कहेंगे कि जब ये अटैक करेगा प्रोटॉन के ऊपर। तो हमने ये देखना है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का आपस में क्या मुकाबला है, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में आपस में क्या कोरिलेशन है। यार ये न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में एज सच कोई कोरिलेशन है ही नहीं। तो फिर क्या है, बाज़ औक़ात अगर कोई एज ए न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो एज ए बेस भी स्ट्रॉन्ग है। बाज़ औक़ात कोई एज ए न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है लेकिन एज ए बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है। बाज़ औक़ात कोई एज ए बेस स्ट्रॉन्ग है लेकिन एज ए न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी कोई भी किसी किस्म का रिलेशनशिप एग्जैक्ट नहीं है। तो मुख्तलिफ स्पीशीज में रिलेशनशिप हमें खुद से बयान करना पड़ता है कि इसी तरह ट्रेंड में भी हमें बयान करना पड़ता है कि पीरियड में क्या होता है और ग्रुप में क्या होता है, बेसिसिटी पर क्या फर्क पड़ता है और न्यूक्लियोफिलिसिटी पर क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस दूसरे पैराग्राफ में न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी हम डिस्कस करते हैं इन ए पीरियड। न्यूक्लियोफिलिसिटी इस पैराग्राफ में, दूसरा जो पैराग्राफ है इसको आप हेडिंग दे सकते हैं, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी
या बेसिसिटी हम किस में डिस्कस करते हैं? इन अ पीरियड, कि किसी पीरियड में क्या होता है, मतलब लेफ्ट टू राइट मूव करने से क्या होता है, थोड़ा सा ये भी रिलेशनशिप होगा। अब कहता है जी वी शुड एक्सपेक्ट, मैं इसको साथ साथ रीड भी कर देता हूं, कहता वी शुड एक्सपेक्ट अ गुड इलेक्ट्रॉन डोनर, हम तवक्को रखते हैं कि जो गुड इलेक्ट्रॉन डोनर है यानी गुड लीवस बेस है टू बी ए गुड न्यूक्लियोफाइल, यानी अच्छी बेस को अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होना चाहिए, हमारी तवक्को ये है। लेकिन हकीकत यह है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी कोरिलेट विद बेसिसिटी इन अ सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग द सेम न्यूक्लियोफिलिक एटम। फॉर एग्जांपल ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, कुछ का न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या है? न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर कुछ स्पीशी का ये है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर एंड बेसिसिटी का ऑर्डर सेम है इन केसेस में, एंड बेसिसिटी का ऑर्डर कुछ स्पीशी का क्या है? सेम है। मतलब जिस तरह ऑर्डर, जिस तरह एल्कोक्सी, इसका नाम क्या है? एल्कोक्सी एज ए न्यूक्लियोफाइल भी स्ट्रॉन्ग है, एज ए बेस भी स्ट्रॉन्ग है देन हाइड्रोक्साइड, और ये एज ए न्यूक्लियोफाइल भी स्ट्रॉन्ग है, एज ए बेस भी स्ट्रॉन्ग है देन फिनोक्साइड, देन फिनोक्साइड, और ये फिनोक्साइड एज ए बेस भी स्ट्रॉन्ग है, एज ए न्यूक्लियोफाइल भी स्ट्रॉन्ग है, एज ए वाटर। तो इसमें जो मेन हमारा स्पीशी है वो ऑक्सीजन, मेन हमारा जो सेंटर है वो कौन सी चीज है? ऑक्सीजन। सब केसेस में कौन सी चीज है? ऑक्सीजन। सब केसेस में जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है वो ऑक्सीजन। तो इस केसेस में न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर और बेसिसिटी का ऑर्डर दोनों का सेम है, एज ए न्यूक्लियोफाइल और एज ए बेसिक उसका ऑर्डर ये है। इसी तरह से जब हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, उसमें आती है, यहां पर आती है नाइट्रोजन, और इसमें इसके साथ हाइड्रोजन बना है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल भी स्ट्रॉन्ग है, और उसके बाद आती है ऑक्सीजन, इसके बाद कौन आती है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ने भी बॉन्ड बनाया हुआ है। तो अमोनिया जो है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल भी स्ट्रॉन्ग है, एज ए बेस भी स्ट्रॉन्ग है देन वाटर। तो इसका मतलब कोरिलेशन हमें मिला न्यूक्लियोफाइल और बेसिसिटी में, वो क्या है कि अगर एक ही रो के एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करें तो फिर जो पहले आता है वो एज ए बेस भी स्ट्रॉन्ग है और एज ए न्यूक्लियोफाइल भी स्ट्रॉन्ग है। जैसे अमोनिया इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल, अमोनिया इज ए बेटर बेस देन वाटर। तो इस तरह से हमारे पास केस बन गया कि जिसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी भी सेम है और बेसिसिटी भी सेम है, ये हमारा केस बन गया। न्यूक्लियोफिलिसिटी बराबर है बेसिसिटी के, ये केस बन गया। न्यूक्लियोफिलिसिटी बराबर है इस चीज के बेसिसिटी के, इस केस में केस 1 कह लें इसे। केस 1 हमारा क्या हुआ कि न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी के बराबर है। उसके बाद हम केस 2 डिस्कस करते हैं। केस 2 डिस्कस करते हैं हम। केस 2 हम बना लेते हैं दूसरा पैराग्राफ। दूसरे पैराग्राफ में कहता है कि कुछ एज ए न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है लेकिन एज ए बेस वो वीक है। न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है एज ए न्यूक्लियोफाइल, और ये केस 2 हमारा ग्रुप में है। अगर हम ग्रुप में ट्रेंड डिस्कस करते हैं, जैसे हमारा पास है फ्लोराइड और क्लोराइड और ब्रोमाइड और आयोडाइड। अब ये जो आयोडाइड है ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये आयोडाइड क्या है? बेटर न्यूक्लियोफाइल है। ये जरा बातें जहन में रखनी है। न्यूक्लियोफाइल का काम क्या है जरा सुन लें पहले तवज्जो के साथ। न्यूक्लियोफाइल का काम क्या है? न्यूक्लियोफाइल का काम है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन से जुड़ना, और इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन से जुड़ने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड बनाना पड़ेगा। और आयोडाइड का कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की सलाहियत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसका साइज बड़ा है, और साइज जिसका बड़ा होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। जिसका साइज बड़ा होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। जिसका साइज बड़ा होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। उसके इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ ज्यादा एक्सपोज होंगे, ज्यादा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दूर होंगे। जिस वजह से वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दूर होंगे तो वो कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन के साथ बनाने की सलाहियत ज्यादा रखते हैं।
लेकिन नुकसान ये होगा कि बड़े साइज जो होगा जिसका उसके इलेक्ट्रॉन इतनी मजबूती से जुड़े नहीं होते, उन इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं वो लेस लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो प्रोटॉन के साथ बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं बना सकते। प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए आप स्पीशी के पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा करीब होने चाहिए, जिस वजह से वो प्रोटॉन के साथ बॉन्ड मजबूत बनाएगा। तो इसका मतलब आयोडाइड जो है ये कार्बन के साथ बॉन्ड मजबूत बना सकता है, लेकिन प्रोटॉन के साथ बॉन्ड मजबूत नहीं बना सकता। तो इस केस में आयोडाइड क्या होगी, बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, लेकिन एज ए बेस ये बेटर नहीं होगा। एज ए बेस बेटर कौन होगा, बेटर बेस कौन सी होगी, ये हमारे पास फ्लोराइड, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन छोटे साइज की वजह से लोकलाइज्ड होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन छोटे साइज की वजह से क्या होंगे, लोकलाइज्ड होंगे। अब इसी तरह से अगर हम देखें कि ये हमारे पास ऑक्सीजन है और ये हमारे पास सल्फर है छठे ग्रुप में, इसके साथ आर ग्रुप अटैच हो और इसके साथ भी आर ग्रुप अटैच हो, तो मुझे ये बता दें कि फिर ये जो RS है ये बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि इसमें सल्फर है तो सल्फर का साइज बड़ा है, तो ये बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। लेकिन बेटर बेस कौन सी होगी, उसी तरह बेटर बेस कौन सी होगी, यही एल्को ऑक्साइड, यानी अल्काइल ऑक्साइड या एल्को ऑक्साइड बेटर बेस होगी और अल्काइल सल्फाइड बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, बेटर न्यूक्लियोफाइल। अब इसकी रीजन भी आगे आ जाएगी, इस पैराग्राफ को मैं रीड करता हूं। However, going down a family of atoms in the periodic table as the atomic number increases, nucleophilicity increases, though the basicity decreases. न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी लेकिन बेसिसिटी कम होगी। फॉर एग्जांपल द ऑर्डर ऑफ हैलाइड इन न्यूक्लियोफिलिसिटी आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोरोफ्लोराइड, ऑपोजिट टू द ऑर्डर ऑफ देयर बेसिसिटी। इसी तरह RS क्या है, बेटर न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू RO। और रीजन मैंने बता दी, उसके दूसरा पैराग्राफ आप लिखेंगे, इसके बाद जो पैराग्राफ है उसके आप लिखेंगे एक्सप्लेनेशन, इस चीज की एक्सप्लेनेशन कि वो न्यूक्लियोफाइल तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन कहता है आउटर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द लार्जर एटम, बड़े एटमों के जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं स्प्रेड होते हैं ग्रेटर वॉल्यूम देन दोज ऑफ स्मॉलर एटम। और अब ये अंडरलाइन कर ले, द लेस लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे फॉर्म वीकर बॉन्ड्स टू प्रोटॉन, तो फिर लार्जर एटम्स आर देयरफॉर लेस बेसिक। और आउटर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लार्जर एटम क्या होंगे, लेस हाईली टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, तो ये ज्यादा पोलराइजेबल होंगे, और जितना ज्यादा कोई पोलराइजेबल होता है उतना वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो फिर कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स दे आर मोर अवेलेबल फॉर फॉर्मिंग ए बॉन्ड टू कार्बन एटम। तो लार्जर एटम्स आर देयरफॉर मोर न्यूक्लियोफिलिक, बड़े एटम जो हैं वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होंगे। उसके बाद आखिरी पैराग्राफ को हेडिंग दे दे डिटर्मिनेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। हम न्यूक्लियोफिलिसिटी को कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, न्यूक्लियो डिटर्मिनेशन यानी क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ जो एज ए बेस तो स्ट्रॉन्ग होंगे लेकिन एज ए न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। इसको केस 3 भी कह सकते हैं। तो केस 3 हमारा कौन सा बना कि जो एज ए बेस तो स्ट्रॉन्ग है, एज ए बेस क्या है वो स्ट्रॉन्ग है, एज ए बेस क्या है स्ट्रॉन्ग, बट वीक है, क्या है वो वीक है एज ए न्यूक्लियोफाइल। बेस तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन एज ए न्यूक्लियोफाइल वो वीक है। अब जरा बात करते हैं, और इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी में स्टेरिक हिंड्रेंस भी बड़ी अहम रोल अदा करती है। स्टेरिक हिंड्रेंस याद रखें कि ये हमारे पास सपोज ये हमारे पास मैं एक बना लेता हूं, अल्काइल हेलाइड ही बना लेता हूं और इथाइल बना लेता हूं, इथाइल ग्रुप। कौन सा इथाइल ग्रुप बनाता हूं मैं, ये हमारे पास है इथाइल ग्रुप, ये हमारे पास कौन सा है इथाइल। उसका CH3 को भी मैंने जरा ना HH को लिख लेता हूं इस तरह से, और इस तरह से ये कार्बन और इसके साथ भी HH को लिख लेता हूं, और इसके साथ ये हेलाइड आइटम या कोई भी X ले लेंगे। ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है अल्फा, और ये हमारे पास बीटा है। अब हमारे पास एक बेस है जिसका नाम है मीथोक्साइड, एक बेस है जिसका नाम क्या है मीथोक्साइड, बेस का नाम क्या है मीथो ऑक्साइड।
अब ये जो मीथॉक्साइड बेस है, ये बेस कब होगी? जब ये अटैक कहाँ करेगी? इस प्रोटॉन पर, और प्रोटॉन तो बाहर बाहर है बीटा हाइड्रोजन, तो इस वक्त इसका नाम क्या होगा? बेस होगा। तो इस प्रोटॉन पर अटैक करना इसके लिए आसान है, और इसी तरह से जब ये अटैक करेगी इस कार्बन पर, तो फिर इसका नाम क्या है? न्यूक्लियोफाइल। फिर इसका नाम क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, जब ये इस कार्बन पर अटैक करेगी। तो अब दोनों सूरतों में यहां पर इसे थोड़ी सी हिंड्रेंस आएगी। जब इसने एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करना है तो फिर इसे साइडों पर क्या आएगी? थोड़ी सी हिंड्रेंस आएगी। ज़ाहिर इस कार्बन तक पहुंचना है, तो यहाँ पर ये सारे एटम, इसके इर्द गिर्द काफी एटम मौजूद हैं। ये तो टेट्रा कोवलेंट है। ये कौन सी कार्बन है? टेट्रा कोवलेंट कार्बन है, इसके साथ 4 एटम जुड़े हुए हैं। तो यहां तक पहुंचना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन यहां से बाहर बाहर से प्रोटॉन लेना इसके लिए क्या होगा? आसान होगा। बाहर बाहर से प्रोटॉन लेना क्या होगा? आसान होगा। तो फिर एज ए बेस तो ये स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन एज ए न्यूक्लियोफाइल ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। लेकिन इसका भी कंपैरिजन अगर हम किसी के साथ करते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस के साथ, और हम ले लेते हैं टर्शरी ब्यूटोक्साइड। अब हम क्या ले लेते हैं? मीथोक्साइड की बजाय हम लेते हैं टर्शरी ब्यूटोक्साइड। हम इसकी जगह पर क्या लेते हैं? टर्शरी ब्यूटोक्साइड लेते हैं। इसकी जगह पर हम क्या लेते हैं? टर्शरी ब्यूटोक्साइड। अब हम इसकी जगह पर ले लेते हैं टर्शरी ब्यूटोक्साइड। ये हमारे पास है टर्शरी ब्यूटोक्साइड। ये हमारे पास कौन सी चीज है? टर्शरी ब्यूटोक्साइड। अब टर्शरी ब्यूटोक्साइड एज ए बेस ये भी स्ट्रॉन्ग ही होगी। क्यों? क्योंकि इसका इसके ऊपर अटैक करना क्या होगा? आसान होगा, क्योंकि बाहर बाहर से ज़ाहिर है इसने प्रोटॉन ले लेना। लेकिन ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। वजह? क्योंकि अब ये इसका साइज बहुत बड़ा है, और जिस वजह से इसका इस कार्बन तक पहुंचना क्या है? मुश्किल होगा। तो ये एज ए बेस तो स्ट्रॉन्ग हुई, लेकिन एज ए न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर नहीं। तो इसका मतलब अगर हम स्टेरिक रिकॉर्ड देखें, स्पेस में रिकॉर्ड देखें, मीथोक्साइड का और टर्शरी ब्यूटोक्साइड का मुकाबला करें, टर्शरी ब्यूटोक्साइड का मुकाबला करें, तो दोनों जो हैं बेसिस तो दोनों बड़ी अच्छी हैं, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर अटैक करने में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन इन दोनों का कंपैरिजन करें तो ये ज्यादा अच्छी बेस तो दोनों अच्छी हैं, लेकिन एज ए न्यूक्लियोफाइल अच्छा कौन है? मीथोक्साइड। ये टर्शरी ब्यूटोक्साइड अच्छी बेस, अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, क्योंकि ये एक बड़ा ग्रुप है और रुकावटें ज्यादा आएंगी इस कार्बन तक पहुंचने के लिए। इस कार्बन तक पहुंचने के लिए इसको रुकावटें क्या आएंगी? ज्यादा आएंगी। तो फिर स्टेरिक जो हमारा होता है, यानी स्पेस के अंदर जो स्ट्रक्चर की फैलाव होता है, जो स्पेस के अंदर उसकी स्ट्रक्चर बनी होती है, वो भी अहम रोल अदा करती है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है जी, अगर कोई क्वेश्चन करना चाहती है तो वो क्वेश्चन कर सकती है। ये दो हमारे टॉपिक्स है जो बड़े अहम टॉपिक है यूनिवर्सिटी के हवाले से।